एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, मतलब डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का यूज करना है आपको। तो इसमें दो चीजें आएगी अपने को, पहले इसकी बात कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट की हेल्प से और मैट्रिक्स की हेल्प से हमको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जैसा आप 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन पढ़ते थे, उसी टाइप के लीनियर इक्वेशन रहेंगे, वन हाईएस्ट पावर वन वाले। अब वो जो इक्वेशन रहते हैं उनके यूनिक सोल्यूशन भी होते हैं, उनके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस भी होते हैं, और उनके नो सॉल्यूशंस भी रहते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है पहले वो देखिए। कंसिस्टेंट सिस्टम, इक्वेशन का एक सिस्टम दिया रहेगा। सिस्टम मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन रहेंगे, दो होंगे या फिर तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तीनों इक्वेशन को अगर अपन इकट्ठे बोले तो उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। तो वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है, लेकिन कब? इफ इट्स सोल्यूशन इज एग्जिस्ट, उसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट है। अब सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन, मतलब इक्वेशन एक्स वाई जेड में तो एक वैल्यू एक्स की आएगी, एक वाई की आएगी और एक जेड की आएगी। इक्वेशन केवल एक्स और वाई में है, दो वेरिएबल है, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक वाई की वैल्यू आएगी, उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। और एक होता है मेनी सोल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, उसको लिख के छोड़ देते कि उसके ढेर सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। उसको कैलकुलेट नहीं करते कि इन्फिनिट सोल्यूशन अपन कैलकुलेट नहीं करते, उसको लिख के छोड़ देते हैं कि इसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस। तो a system of equation is said to be consistent if its solution one or more exist। मैं लिख देता हूं इसको, a system of equations, a system of equations is said to be consistent if its solution one or more exists। A system of equation is said to be consistent। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब एक से ज्यादा इक्वेशन उसके अंदर रहेंगे, वो कंसिस्टेंट होगा इफ इट सोल्यूशन वन, उसका एक सोल्यूशन भी हो सकता है, एक सोल्यूशन मतलब यूनिक सोल्यूशन, और उसके मोर सोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो ऐसी मोर सोल्यूशन एग्जिस्ट मतलब पॉसिबल है। अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन से, मतलब उसके सोल्यूशन पॉसिबल है, तो वी कैन से दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और एक है इनकंसिस्टेंट, उसको भी inconsistent। A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist। मतलब उसका अगर कोई solution नहीं, no solution है, तो वो inconsistent होगा। A system of equations is said to be inconsistent if its solution does not exist। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कहलाता है, लेकिन कब? जब उसका सोल्यूशन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसके सोल्यूशन पॉसिबल ना हो या नो सोल्यूशन बोल सकते हैं। भाई तीन टाइप के केस होते हैं, एक होता है यूनिक सोल्यूशन और एक होता है इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन हो या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। और जिसमें नो सोल्यूशन रहेगा, नो सोल्यूशन रहेगा, कोई भी सोल्यूशन उसका नहीं निकलता, जैसे लीनियर इक्वेशन में कंडीशन थी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो सिस्टम है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में ऐसे जब आप ग्राफ ड्रा करते थे तो पैरेलल लाइंस आती थी ना, बस वही वाली सिचुएशन। अगर नो सोल्यूशन है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, और यूनिक सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अब यहाँ पे अपना क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको तीन इक्वेशन दे देगा या दो इक्वेशन दे देगा और पूछेगा उसकी कंसिस्टेंसी के बारे में कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो उसका अगर यूनिक सोल्यूशन है या उसके वन मोर सोल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और नहीं तो फिर वो इनकंसिस्टेंट। नो सोल्यूशन में इनकंसिस्टेंट, और सोल्यूशन एक हो या एक से ज्यादा हो तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अपन उसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी बताया, तो ये सोल्यूशन पर डिपेंड करेगी, तो अपने को सोल्यूशन पता करना पड़ेगा उसके सोल्यूशन किस टाइप के, उसी के बाद अपन उसको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे।
तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके उसका सॉल्यूशन निकाला, ही बताते कि कैसे वो करना है। पहले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा रहेगा अपने पास में वो देखो। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y plus C2 is equal to D2 and A3x plus B3y plus C3 is equal to D3। देखिए तीन लीनियर इक्वेशन दिए हुए एक्स वाई जेड, टू वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, मैंने तीन वाला लिया। तो इस टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेगा अपने पास में। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पहले तो अपने को ये पता करना है कि ये इसके सोल्यूशन है या नहीं, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको ऐसे लिखना है। कैसे? अब देखो, ये यहां देखना, ये एक a1 है और एक x है, b1 है और y है और ये कांस्टेंट c1 है। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें तो a1x b1 मतलब दो चीजें, एक आपका कांस्टेंट है और एक आपका वेरिएबल है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन कैसे लिख देंगे, ax, यहाँ पर ये जो a है ये इसके जो कोफिशिएंट दिख रहा है आपको, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो x है ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल X। अब इसमें अगर तीन वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड आ जाएंगे, और दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई आएंगे, जितने भी वेरिएबल रहेंगे उसको ये कैपिटल X रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने इस इधर वाले साइड को ax लिख दिया, और इधर वाला जो साइड दिख रहा है आपको इसको लिख दो कैपिटल B, ax इज इक्वल टू b, ऐसा लिख दिया जाएगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अब यहाँ पर ये जो a दिख रहा है आपको, इस a को कैसे लिखना है, देखो a के प्लेस पे आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे, और मैट्रिक्स में क्या लिखना है, देखो ये जो आपको एक्स वाई और ये दिख रहा है इसके खाली कोफिशिएंट्स लिखना है आपको। तो पहली वाली रो में लिख दो a1 b1 और ये c1, देखो कहां से लिखा मैंने, ये a1 b1 c1। फिर सेकंड वाली रो में a2 b2 c2, a2 b2 c2, और थर्ड वाली रो में a3 b3 c3, a3 b3 और ये c3। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। ऐसा मैट्रिक्स ए लिख देना, आप लिख पाएंगे ऐसा, देखो आसानी से लिख सकते, इसके कोफिशिएंट्स को लिख देना यहाँ से। अब ये x, तो यहाँ देख लो तीन वेरिएबल है, तो x y और z, ये कैपिटल X को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इक्वल टू ये जो b है, इधर की जो क्वांटिटी दिख रही है आपको d1 d2 d3, इसको लिख दो d1 d2 और ये d3। अब देखो ये लिखना कैसे, इसको याद रखना, ए क्या लिखना है आपको, इनके जो कोफिशिएंट्स है ये कोफिशिएंट्स को लिख के आप ए वाला मैट्रिक्स बना लेंगे, ये हो गया। एक्स आपको क्या लिखना है, जितने वेरिएबल दिख रहा है, दो दिख रहा है तो दो लिख दो, तीन दिख रहा है तो तीन लिख दो, और इधर वाले को बी लिख दो। अब अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको, और इधर आपका एक मैट्रिक्स है 3/1 का, ठीक है। और इसको जब आप कंपेयर करोगे तो वापस आपको तीन इक्वेशन मिल जाएंगे बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से। देखो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है, और इसका क्या है 3/1। दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके 3 कॉलम इसके 3 रो के इक्वल है, तब अपने को क्या मिलेगा, 3/1 का मिलेगा। इसमें 3 रो मिल जाएगी और एक कॉलम मिल जाएगा, इधर भी आपका 3 रो और एक कॉलम, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसे तीनों इक्वेशन मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax प्लस b, लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करो, वापस आपको तीनों इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। तो अपन ने इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया, लिख सकते हैं ऐसा, इधर वाला तो b लिख देना, एक्स वाले को जितने वेरिएबल है वो एक्स वाई जेड लिख देना, और ये ए वाला आपको ये जो कोफिशिएंट दिख रहा है आपको एक्स वाई जेड के, वो कोफिशिएंट आपको लिख देना। और जिसका कोफिशिएंट एब्सेंट है, जैसे किसी इक्वेशन में एक्स वाली टर्म है वाई वाली टर्म है ही नहीं, तो वाई के कोफिशिएंट को 0 लिख दे। तो ऐसे आप ये तीन मैट्रिक्स बना लो, बन जाएंगे तीन मैट्रिक्स। अब क्या करना है आपको, ये तीन मैट्रिक्स में ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ax इक्वल टू b लिखा होगा।
अब यहां से अपने को क्या करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स का अपने को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। वो डिटर्मिनेंट अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो उसका मतलब होगा कि ए इनवर्स पॉसिबल है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो कभी आ गया तो उसका मतलब ये होगा कि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। और जब यूनिक सोल्यूशन रहता है तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। फिर एक केस अपने सामने ये आ सकता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वो कभी अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो फिर वहां पर दो केस बनेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के इक्वल आ गया तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं और उसका नो सोल्यूशन भी हो सकता है। अगर उसके इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन हुए तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर उसके नो सोल्यूशन हुए तो वो इनकंसिस्टेंट होगा। उसके लिए दो कंडीशन दी, मैं दोनों कंडीशन भी बताता हूँ और फिर उसके बाद अपन इसको सॉल्व करके उन्हें मैं बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन देख लो आप। कंडीशंस, पहली कंडीशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब अपन निकालें, कैसे निकालना अपने को पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई ना कोई नंबर आ रहा है, तो उस कंडीशन में उसका इनवर्स तो पॉसिबल रहता ही, अपन इनवर्स चेक करके आ रहे हैं, अपन यहाँ कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, उसका यूनिक सोल्यूशन भी होगा और वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज consistent and it has यूनिक सोल्यूशन, और उसका यूनिक सोल्यूशन भी होगा। अभी अपन सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं, अपन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होगा मतलब उसका यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन में तो सीधा आ जाएगा, इसमें यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू अगर जीरो आ गया तो। अब दूसरा जो केस है वो क्या है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए। अब डिटर्मिनेंट निकाले आपने, वो जीरो आ गया। अब इसमें दो केस बनेंगे, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ गया तो अब यहाँ पे अपने को एक नई चीज निकालना पड़ेगा। वो क्या है, वो निकालना पड़ेगा अपने को एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल आता है तो। अब इसमें दो केस बना के बता देता हूँ मैं आपको। एक ए कि एडजॉइंट ऑफ ए, अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा जीरो के इक्वल। और इस एडजॉइंट ऑफ ए में आप बी का मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स ये रहेगा आप D1 D2 D3 वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाए, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं आना चाहिए। तो इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाएगा तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका नो सोल्यूशन होगा। इस तरफ अपन डिटरमिनेंट से ही चेक कर रहे हैं, अपन ने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, वो अगर जीरो के इक्वल आ गया तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए में बी का मल्टीप्लाई करना, और ये भी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया तो उस कंडीशन में ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और एक केस इसमें और क्या हो सकता है, इसको देखो, बी वाला केस बोल देता हूं इसको। कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो के इक्वल है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाले आप, और ये आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो अब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग एज कि अगर वो क्या बोलना चाहिए उसको, उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है तो वो कंसिस्टेंट होगा, और अगर उसका नो सोल्यूशन है तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। दो केस आएंगे यहाँ पे, वो लिखा हुआ भी आपकी बुक में भी, मैं लिखता हूँ, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसमें। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस may be consistent or inconsistent according
as system has infinitely many solutions or no solution. As system has infinitely many solutions और नो सॉल्यूशंस। थोड़ा बड़ा हो गया लिखने में, मगर इसको समझ लेंगे आप। दो केसेस में इकट्ठे में बता देता हूँ, अपने को इनकी जरूरत पड़ने वाली। लिख लो आप, आराम से लिख लो इसको। तो लिखा बड़ा हुआ है लेकिन कैलकुलेशन में एकदम आसान है। अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, वो 0 के इक्वल आ गए। तो पहला केस तो ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करें तो ये इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गए, तो डायरेक्ट ये इनकंसिस्टेंट हो गए। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन, ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आया और अपन ने एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाले और वो अगर नल मैट्रिक्स आ गया, तो अब यहाँ पे दो केस है। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी कंसिस्टेंट। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको गिवन रहेगा, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कब? जब ये नल मैट्रिक्स आएगा। तब ये कंसिस्टेंट कब होगा? जब अकॉर्डिंग एज सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस है तो वो कंसिस्टेंट लेंगे उसको। और अगर और नो सोल्यूशन, अकॉर्डिंग एज सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस और नो सोल्यूशन। और अगर नो सोल्यूशन है तो फिर वो इनकंसिस्टेंट होगा। मतलब देखो, पहले से अपने को पता है इनकंसिस्टेंट कब आता है, जब नो सोल्यूशन रहता है। तो नो सोल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, और अगर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन होंगे तो कंसिस्टेंट होगा। ये दो केस आ गए। नो सोल्यूशन के केस में हमेशा इनकंसिस्टेंट ही आएगा, और सोल्यूशन के केस में दो इसलिए है क्योंकि इक्वेशन के सोल्यूशन दो टाइप के, एक तो यूनिक सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन में तो सीधा कंसिस्टेंट है, और इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस में भी कंसिस्टेंट है, इसलिए ऐसा लिखा। तो ये दोनों चीजें आपको निकालना पड़ेगी। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि चीजें ज्यादा आ गई इसके अंदर, लेकिन आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज 4.6, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइजेस 1 to 6। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस में आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं एक एक पार्ट बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x plus 2y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 3। ये दो इक्वेशन दिए है तो इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोल सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको? दो ही वेरिएबल वाले। दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल है, तीन इक्वेशन रहते तो तीन वेरिएबल रहते। तो यहाँ से आपको ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये अपने को पता लगाना। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, क्या लिख सकते हैं अपन इसको, दिस system of equations can be written as ax is equal to b। ऐसा लिख सकते हैं अपन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हो जाएंगे और ये वेरिएबल वाला और ये वाला आपका इधर का। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ए वाला मैट्रिक्स क्या लिख देंगे अपन, 2/2 का बनेगा ये। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, एक्स का 2 और वाई का 3। ये हो गया 1 2 2, ये ए मैट्रिक्स हो गया। इनटू एक्स मैट्रिक्स में दो ही वेरिएबल है यहाँ पर, एक्स और वाई। बी वाला आपका इधर का लिख दो। क्या क्या एलिमेंट है, 2 और 3, 2 और 3। देखिए ऐसा लिख सकते हैं अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लिखते बन रहा सबको। देखिए एक्स और ये बी तो ऐसे लिख लेंगे आप, और ये जो ए लिखना है इनके जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के वो लिख देना है आपको। अब इन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करें, और ये एक मैट्रिक्स है इधर, इधर ये 2/1 का है, इधर भी आपको 2/1 का मिलेगा, और उसको आप जब इक्वलिटी आप मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपको वापस मिल जाएंगे। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के फॉर्म में दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको दिख रहा है कि ये ए मैट्रिक्स है, अपने को इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। ये ए है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्स को और ये बी। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट बना लो 1 2 2 3। ये
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का, 1 3 जा 3 माइनस 2 2 जा 4, 3 माइनस 4 माइनस 1 हो जाएगा विच इज नॉट इक्वल टू, -1 जीरो के इक्वल नहीं है। तो देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, therefore system of equation, system of equations is consistent। बस इतना लिख के आपको छोड़ देना है। समझ में आया कैसे लिखा, उसका टेक्निक समझने के अपन कर रहे क्या है। हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले, वो खट से इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो वी कैन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये थियरी अपन डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हमारा जो मैथमेटिक्स होता है वो थियरी पे बेस्ड होता है, जो थियरी हम आपको पढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर आते हैं, और आपको भी उसको उसी वे में सीखना है, तो वो अपन लंबे टाइम तक उसको याद रख सकते हैं। ऐसा सीखेंगे तो खाली क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिए, पता ही नहीं उसके बारे में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर वो थोड़े दिन के बाद में भूल जाए। ठीक, ऐसे आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करना है अपने को। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b। ऐसा लिख सकते हैं अपन इसको। यहाँ पर a मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2/2 का आएगा। देख लो दो इक्वेशन है, x और y दो वेरिएबल है, तो 2 y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, ये आपका a मैट्रिक्स हो गया। x मैट्रिक्स दो ही वेरिएबल है, तो x और ये y इज इक्वल टू b मैट्रिक्स। राइट साइड में देखो 5 और 4 लिखा है, ये 5 और 4। इन मैट्रिक्स को यदि आप सॉल्व करेंगे तो वापस आपको ये दो इक्वेशन मिल जाए। इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसा लिख सकते। अब अपने को इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो इसके लिए ये आपके मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैट्रिक्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसी मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना दो, 2 1 -1 1, 2/2 का 2 1 जा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, 2 और 1 3 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 जीरो के इक्वल नहीं होता। क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। है कंसिस्टेंट होने की कंडीशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंसिस्टेंट हो। बस ऐसा लिख के छोड़ देना आप। अब जैसे मैं आपको ये ऐसा सब्जेक्टिव टाइप से बता रहा कि 2 मार्क्स में कभी क्वेश्चन आ जाए आपको पूछा, तो आपको ऐसा सॉल्व कर। कभी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ रहे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से खट से देखो, खाली उसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दिख रहा है, आप खाली डिटर्मिनेंट के अंदर लेके डिटर्मिनेंट चेक कर लो आप उसको, है ना। जैसे ये दिख रहा है 2 -1 1 2, तो ये 2 -1 1 1 ऐसा ले लिया मैंने, ये डिटर्मिनेंट हो गया। इसको खट से चेक कर लो, इज नॉट इक्वल टू 0 डायरेक्ट। आपको ये सब इतना सब करने की जरूरत है, लेकिन मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा कि अगर ये क्वेश्चन कभी सब्जेक्टिव टाइप में आ जाए तो आपको ऐसा सॉल्व करना। ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपने हिसाब से उसको खाली डिटरमिनेंट लिख के चेक कर लो। अब ज़्यादा शॉर्ट में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं यहीं से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जा 2, और ये +1 3 आ गया, 3 इज नॉट इक्वल, मैं ही लिख दूंगा कंसिस्टेंट। लेकिन ये मैं लिखूंगा, मुझे आपको बताना तो मैं थोड़ी ये हो गया ये हो गया ये हो गया कंसिस्टेंट ऐसा बताऊंगा तो फिर वो समझ में क्या आएगा। लेकिन जब आपको अपने लिए करना है, खुद एग्जाम में करना है आपको, तो आप उसको 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8, है ना। वैसे ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है इसको अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। हर एक टर्म डिवाइड हो रही तो थोड़ा सा इक्वेशन छोटा हो जाएगा, अगर डिवाइड करना चाहे तो, नहीं करेंगे तो वैसे से भी अपना काम हो जाएगा। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन of equation can be written as
जब इक्वेशन को सॉल्व करना रहता तब उसको छोटे में लिखते हैं। यहाँ सॉल्व तो करना ही नहीं है अपने को, उसको खाली चेक करना है, इसलिए छोटा करके नहीं लिख रहा। नहीं तो हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो रही है तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। इसको लिखेंगे अपन ax इज इक्वल टू b। ए वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2/2 का बनेगा, देखो यहीं से 1 3 2 6 1 3 2 6, ए मैट्रिक्स लिख दिए। अब एक्स वाला मैट्रिक्स लिख दो, दो वेरिएबल है तो एक्स और वाई, और इज इक्वल टू बी वाला मैट्रिक्स लिख दो, राइट साइड में 5 और 8 है, ये 5 और ये 8। ये इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसा लिख दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वापस आपको दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे आपको इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से ये आपका मैट्रिक्स ए है तो इससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। Therefore determinant of A is equal to 1 2 3 6। 1 6 क्या 6 माइनस 2 3 क्या 6। देखो नेगेटिव 6 पॉजिटिव 6 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिचुएशन बदल गई। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि सर ने एक बता दिया हमने कुछ नहीं बोले, सर ने दूसरा बता दिया हमने कुछ नहीं बोले, सर तीसरा भी बता रहे हैं, अब क्या बोलना है। मुझे पता है कि वो 0 आने वाला है इसलिए मुझे बताना था। हाँ ठीक है, 0 आ गया। अब देखिए जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया तो अब याद करो मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 के इक्वल आता है तो उसमें दो केस रहते हैं। एक केस ये होता है कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो सकता है, और एक केस ये होता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आने के बाद आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और उसमें बी का मल्टीप्लाई करना है। उसमें भी दो केसेस है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया तो फिर वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है अकॉर्डिंग एज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। तो अब हमको यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया आपका तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और उसमें बी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं निकालता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में बड़ी खुशी हो रही देख के कि जो मैट्रिक्स ए है ये 2/2 का है, और जब 2/2 का मैट्रिक्स रहता है तो अपन क्या करते हैं उसका एडजॉइंट निकालने के लिए इसके डायगोनल वाले एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देते हैं। तो ये 1 6 को आपस में इंटरचेंज करके 6 को यहाँ लिख देते, 1 को यहाँ लिख देते और ये -3 -2 हो जाएगा, है ना। ये 6 को यहाँ लिख दिए और 1 को यहाँ लिख दिए और 3 का -3 हो जाएगा और 2 का -2। ठीक है भाई, एडजॉइंट ऐसा आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ यहाँ से निकाला मैंने, ये देखो इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिए और इन दोनों के साइन को चेंज कर दिए, 3 का -3 और 2 का -2। देखो एक ही कॉन्सेप्ट को हम कितने बार यूज करते हैं, कितने बार आता है और बार बार आपको सेम वे में बोल के बताते हैं तो वो अपने दिमाग में एकदम से सेव हो जाता ना। अब देखिए ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए में बी का मल्टीप्लाई करना, बी मैट्रिक्स ये वाला है आपका, ये दिखता ना आपको, ये ए एक्स और बी है तो ये ए है, ये एक्स है और ये बी है। अब निकाल रहा हूं मैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। पहले एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, तो लिखा हुआ है 6 -2 -3 1 इनटू बी। बी वाला मैट्रिक्स आपके पास में लिखा हुआ है 5 8। अब देखना इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/1। इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब अपने को नया वाला किस ऑर्डर का मिलेगा, 2/1 का मिलेगा। इसकी रो और इसके कॉलम के इक्वल मिलेगा 2/1 का, तो 2/1 के हिसाब से मैं यहाँ बना लेता हूँ। ये चलेगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी के इक्वल 2/1 का बनेगा भैया। ये 2/1 इतने में आ जाएंगे 2 रो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करना वैसे ही है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं, फिर सेकंड रो से भी फर्स्ट कॉलम में करते हैं और फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे 6 5 30 -3 × 8 करेंगे तो -24। ये हो गया फर्स्ट रो से। आप सेकंड रो से भी कर दो फर्स्ट कॉलम में, -2 × 5 करेंगे तो -10 और 1 × 8 करेंगे तो +8। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो
तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 24 6 हो जाएगा, और -10 + 8 -2 हो जाएगा। देखो ये मैट्रिक्स आया विच इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ओ के इक्वल नहीं है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। डायरेक्ट लिखो, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। होता है इनकंसिस्टेंट, इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो, और अगर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाता, आपका ओ आ जाता, तो फिर उसको लिखते कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों रहता, अकॉर्डिंग एज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन। ये इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2, ax plus ay plus 2az is equal to 4। देखो तीन इक्वेशन दिए हुए हैं और वेरिएबल देख लो x y z, तीन वेरिएबल है और इधर तीन क्वांटिटी। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज ax इज इक्वल टू b, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ए वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो 3/3 का बनाना पड़ेगा यहाँ पे। इसके कोफिशिएंट लिख दो 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसके कोफिशिएंट 2 3 2 3 2, और लास्ट वाले के ए 2a। ध्यान से ए और ये 2a, ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया। अब एक्स मैट्रिक्स तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और ये जेड, इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। राइट साइड में देखो तीन क्वांटिटी दिख रही, 1 2 4 1 2 4। अपने को ये पता लगाना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अपन सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। Therefore determinant of A is equal to, देखो ये वाला ए मैट्रिक्स है, इसी का डिटरमिनेंट बना लो, ये डंडी हटा दो बस। 1 2a 1 3a 1 2 2a। अब ये 3/3 का डिटरमिनेंट आ गया, तो इसको एक्सपांड कर लेते। देख लो आसान एलिमेंट कहाँ दिख रहा है आपको, जीरो तो कोई है नहीं, ये 1 1 वाले आसान दिख रहे हैं। जो आसान एलिमेंट देखते हैं उसके रिस्पेक्ट में किया करो, 0 0 रहते हैं तो फिर अपन ज्यादा जीरो देख के कर लेते हैं, और 0 0 नहीं तो फिर सबसे आसान एलिमेंट देखो। सबसे आसान कौन सा, 1 1 1 सबसे आसान दिख रहा है। सामने 1 1 आएगा तो आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। तो एक्सपांडिंग अलोंग R1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखना ये वाला 1, तो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2, इवन नंबर आ गया तो प्लस ले लो 1 के साथ, इसका माइनर ले लो। इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर 1 है, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या लिखेंगे 3a 2 2a 3a 2 2a। उसके बाद ये वाले 1 के सामने साइन लगाना, तो 1 देखो ये प्लस आ गया तो उसके बाद माइनस आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 3 ऑड आ गया तो -1, इसका माइनर ले लो। इस रो को छोड़ दो इसके अंदर ये वाला इस कॉलम को 2a 2 2a 2a 2 2a, और एक लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 + 3 4, इवन नंबर आ जाएगा, एक प्लस माइनस प्लस ऐसा भी ले सकते हैं, +1। इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो 2a 3a 2a और ये 3a, ऐसे आ गए। अब ये 2/2 के आगे इसको सॉल्व करना है, तो ये चल रहा है ये अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इसी का, यहाँ देखना ये तो 1 है, देखो ये +1 है तो यहाँ से छोड़ देते हैं इसको, प्लस साइन दे देंगे। यहाँ -1 है, सिर्फ माइनस साइन सामने लगा लेंगे, छोड़ देते 1 को। ये +1 है, छोड़ देंगे 1 को, सिर्फ प्लस साइन ले। 1 का फायदा ये होता है कि सिर्फ आपको प्लस माइनस के साइन लेना है, और कोई और रहता तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आसान वाले एलिमेंट ढूंढो आपकी कहाँ पे दिख रहे हैं, अगर 0 नहीं है तो फिर उसके रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर दो। ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6a -2a
6a माइनस 2a, है ना। फिर यहाँ पे माइनस ले लेते हैं, ये माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4a माइनस 2a, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4a माइनस 2a। उसके बाद देखो ये वाला प्लस है, यहाँ पे +1 है तो प्लस ले लो, 2a माइनस 3a, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो ये 2a नेगेटिव दिख रहा है, ये 2a पॉजिटिव दिख रहा है, यहीं कैंसिल कर दिया मैंने इसको। ये क्या हो जाएगा 6a, और ये 4a माइनस 2a, 2a हो जाएगा, सामने माइनस है तो माइनस 2a, और ये -3, इकट्ठे भी कर सकते थे। 6a माइनस 2a माइनस 3a माइनस 5a प्लस 6a प्लस a हो जाएगा, आ गया प्लस a विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। देखो उसका डिटर्मिनेंट जो है वो a आया, 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, आगे कंसिस्टेंट। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 के इक्वल आता है तो फिर अपने को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है और फिर बी का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नहीं ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि ए की वैल्यू कभी 0 हो जाएगी तो देखो कुछ काम ही नहीं बनेगा। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये इक्वेशन ही जनरेट नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए तो दिया हमने आइडिया, है ना। कभी ऐसा सिचुएशन आया तो आप चेक करके देख लो, अगर 0 कभी हुआ तो ये इक्वेशन ही नहीं बनेगा आपका थर्ड वाला। और 3 वेरिएबल में 2 इक्वेशन का भी कोई यूज नहीं। जब एक वेरिएबल था 9th क्लास में तो एक इक्वेशन गिवन था, 10th क्लास में 2 वेरिएबल थे तो 2 इक्वेशन आए, 11th और 12th क्लास में 3 इक्वेशन रहेंगे, 3 वेरिएबल रहेंगे तो 3 इक्वेशन आएंगे। अब इसके पहले अपन ने किए जिसमें 2 वेरिएबल थे तो 2 इक्वेशन थे, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, है ना। सब चीज बराबर, ठीक है, गुड। ए 0 नहीं हो सकता, ए 0 हो जाएगा तो तीसरा इक्वेशन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z माइनस 1 और 5x माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है, कभी कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं आपसे इस टाइप के इक्वेशन, बस ये एक क्वेश्चन आपको समझ लेना, ठीक है। ज़्यादा ही हुआ तो क्वेश्चन को थोड़ा सा यदि डिफिकल्ट फॉर्म में वो देता है तो ऐसा देता है जैसा ये दिया है। अब देखना ये कितना डिफिकल्ट है, मैं आपको दिखाऊँ, कुछ भी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको देख लो आप ध्यान से, इसमें 3 इक्वेशन दिख रहे हैं तो वेरिएबल भी 3 है, x है, y है और z। तो जो अपना x वाला मैट्रिक्स बनेगा उसमें तीनों वेरिएबल, ठीक। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको ऐसा लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, बना दो ए वाला मैट्रिक्स 3/3 का बनेगा। अब देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखते हैं ए में, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट -2 है, तो लिख दो 3 -1 -2। दूसरे वाले इक्वेशन में यहाँ ध्यान से देखना आप, यहाँ पर 2y माइनस जेड है, x है ही नहीं तो पहली टर्म x की रहती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में x नहीं है तो देखो अपन इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, ऐसा लिख सकते हैं आप, पहला x दूसरा y और तीसरा z। तो अब देखो x का कोफिशिएंट कितना है 0, y का 2 है और z का -1, तो ये होगा 0 2 -1। कहने का मतलब ये है कि जो टर्म एब्सेंट रहेगी एक्स वाई या जेड वाली, जो भी टर्म एब्सेंट रहेगी उसके कोफिशिएंट को 0 लेना है, लेकिन लेना सीक्वेंस में, पहले एक्स फिर वाई और फिर जेड। वो कभी कभी उल्टा सीधा भी लिख देता है, पहले जेड को लिख देता है बाद में वाई को बाद में एक्स को, ऐसा भी लिख सकता है। आपको एक्स वाई जेड के सीक्वेंस में चलना है। थर्ड वाला देखो 3x माइनस 5y, इसमें जेड वाली टर्म एब्सेंट है, इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 3x माइनस 5y प्लस 0 इंटू जेड लिख लो इसको इज इक्वल टू 3। अब लिखो कोफिशिएंट 3 माइनस 5 0, 3 माइनस 5 और ये 0।
समझ में आया कैसे लिखा मैंने? और सीक्वेंस का यूज करना एक्स वाई जेड, जो टर्म एब्सेंट रहेगी, जैसे सेकंड इक्वेशन में एक्स एब्सेंट था तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो लिए, थर्ड इक्वेशन में जेड एब्सेंट है तो जेड का कोफिशिएंट जीरो लिखना है, और किसी इक्वेशन में यदि वाई एब्सेंट हो जाए तो वाई का कोफिशिएंट जीरो लिखना, लेकिन लिखना उसका सीक्वेंस जैसे देखो, पहला एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड, पहला एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड, पहला एक्स दूसरा वाई तीसरा जेड, सीक्वेंस कभी कभी ये आगे पीछे लिख के दे देता है किसी क्वेश्चन में, जेड वाले को पहले लिख दिया हमने, 5 जेड पहले लिख दिया, प्लस वाई और जेड वाले को छोड़ दिया, या एक्स वाले को छोड़ दिया, सीक्वेंस आगे पीछे करेगा तो आपको सीक्वेंस में लिखना है, क्योंकि ये एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिखे हुए। इनटू एक्स वाला मैट्रिक्स 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई और ये जेड, और बी वाला मैट्रिक्स आपको राइट साइड से लिख देना, 2 -1 3, 2 -1, ठीक है भाई। ये आपका ए हो गया, ये एक्स हो गया और ये बी हो गया, मैंने अलग से लिखा नहीं, बस यहाँ लिखा है उसी के बेस पे अपन ये लिखा। अब अपने को इसकी कंसिस्टेंसी चेक करना है तो इसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बना लो, डिटर्मिनेंट 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, ठीक है। अब देखो इसको एक्सपांड करना है तो इसमें जीरो देख लो, अपने को जीरो दिख रहा है ज्यादा, तो इसमें एक जीरो दिख रहा, इसमें भी एक जीरो, इसमें भी, तो ये C1 के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ मैं इसको, है ना, C1 में भी कर सकते हैं, R1 R2 में भी कर सकते हैं, मैं C1 में कर देता हूँ, एक जीरो दिख रहा है। एक्सपांडिंग along C1, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये जीरो वाले को तो छोड़ देंगे अपन, ये 3 और 3 को लेना है, ये 3 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2, इवन नंबर आ गया तो प्लस आ जाएगा इसके सामने, ये 3 और इसका माइनर ले लो, ये जिस रो के अंदर, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 2 -5 -1 0, 2 -5 -1 0, उसके बाद ये वाले जीरो को छोड़ देना है, ये 3 जो है ये किस रो के अंदर है, थर्ड रो के अंदर है, फर्स्ट कॉलम में 3 + 1 4, इवन नंबर आ गया तो प्लस आ जाएगा इसके सामने, इसका माइनर ले लो, इस रो के अंदर है, इसको छोड़ दो, इस कॉलम के अंदर इसको लो, -1 2 -2 -1 -1 2 -2 -1, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल चल रहा है, ये 3 है, ये 3, ये 0 हो गया, ये 2 -1 माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएंगे तो -5 प्लस ये 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1, और एक माइनस, ये एक माइनस हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये -15 और ये +15 हो जाएगा, -15 +15 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू 0। अब जब ये 0 आ गया तो अब ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, तो अब इसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और फिर उसमें बी का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ, निकाल लेते हैं, कुछ नहीं हो रहा, निकालना पड़ेगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स क्या है अपने पास में, उसी का एडजॉइंट निकालेंगे अपन। ए मैट्रिक्स देख लो क्या है, तो 3 0 3 3 0 3 -1 2 -5 -1 2 -5 और -2 -1 0 -2 -1 0, देखना बेटा सही लिखे अपन ने, सही लिखे हैं, मैट्रिक्स ए को देख लो सही है। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट निकालेंगे अपन, मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट बनाएंगे 9, तो में आ जाएगा, चलिए बनाते हैं, 9 एलिमेंट के 9 वो फैक्टर्स लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे डैश भी लगा दिया मैंने ट्रांसपोज का, 4
5 6 7 ये 8 और ये 9। पहला वाला फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2 इवन प्लस आ गया, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, तीसरा वाला प्लस हो जाएगा, चौथा वाला माइनस हो जाएगा, पांचवा वाला प्लस, छठवा वाला माइनस, सातवां वाला प्लस, आठवां वाला माइनस और ये नौवां वाला प्लस। एक प्लस माइनस ऐसा करके पूरे 4 जगह माइनस के साइन दिख रहे हैं आप। चलो देखो ये वाला 3 है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम 2 - 5 -1 0, 2 - 5 -1 0। उसके बाद ये वाला -1, इस रो को इस कॉलम में छोड़ो, 0 3 -1 0, 0 3 -1 0। उसके बाद ये वाले 2 को इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को 0 3 2 -5, 0 3 2 -5। उसके बाद ये वाला 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, -1 -5 -2 0, -1 -5 -2 0। उसके बाद ये वाला 2, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम में 3 3 -2 0, 3 3 -2 0। उसके बाद ये वाला -1, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम 3 3 -1 -5, 3 3 -1 -5। उसके बाद ये वाला 3, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को -1 2 -2 -1, -1 2 -2 -1। उसके बाद ये वाले 5 के लिए इस रो को छोड़ो, इस कॉलम 3 0 -2 -1, 3 0 -2 -1। उसके बाद ये लास्ट वाला 0, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम 3 0 -1 2, 3 0 -1 2। देखना बेटा सही रखें। चल इसको ये डैश भी लगा दिया मैंने ट्रांसपोज का। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखना। ये 0 हो गया, ये 5 बन जा 5, 2 माइनस 1 माइनस और आएगा तो +-5 हो जाएगा ना, -5। उसके बाद यहाँ ये 0 हो गया, ये +3 हो जाएगा और सामने माइनस है तो -3। उसके बाद ये वाला ये 0 हो गया, 3 2 जा 6 माइनस का, इसका डैश लगा दिया। ये वाला सामने माइनस है, ये 0 हो गया, ये 5 2 जा 10 माइनस का हो जाएगा, सामने माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। यहाँ ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस 3 2 जा 6 प्लस का हो गया, सामने प्लस है 6। उसके बाद ये सामने माइनस है, ये -15 और ये +3 हो जाएगा, -15 +3 -12 हो जाएगा ना, -12 और सामने माइनस है तो +12 +12। उसके बाद ये वाला ये +1 हो गया और ये +4 5 सामने प्लस है, ये -3 और ये तो 0 हो गया, -3 सामने माइनस है तो +3 हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 और ये 0 हो गया 6। सही है, ये सही है। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसका डैश या इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, -5 -3 -6। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, 10 6 12। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 5 3 और ये 6। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए में आपको मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई का काम ज्यादा है इसके अंदर। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, बस थोड़ा सा अब निकालते हैं अपन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स अपन ने अभी निकाले, उसको लिख लो। एडजॉइंट ऑफ ए -5 -3 -6, -5 -3 -6, 10 6 12, 10 6 12 और 5 3 6। इनटू बी वाला मैट्रिक्स, बी वाला मैट्रिक्स देख लो क्या था भाई, 2 -1 3, 2 -1 और ये 3। ठीक,
इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका है 3/1। इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल अपने को मिलेगा 3/1 का, 3 रो और 1 कॉलम वाला बना दो, 3 रो और 1 कॉलम के हिसाब से ये 3 रो आ जाएंगी इतने में। चलिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में करते हैं। 5 2 -10, 10 1 -10, 5 3 15। सेकेंड रो से कर दो फर्स्ट कॉलम में, 3 2 -6, 6 1 -6 और 3 3 9। थर्ड रो से कर दो फर्स्ट कॉलम में, -12, 12 1 -12 और 6 3 18। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। -10 -10 -20 +15 -5, -6 -6 -12 +9 -3, -12 -24 +18 -6, विच इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखो ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आया, और जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, 5x - y + 6 + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। तीन वेरिएबल दिख रहा है, तीन इक्वेशन है। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b। ए वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, डायरेक्ट कोफिशिएंट लिखना है इनके, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। ये ए मैट्रिक्स हो गया, एक्स वाई कोफिशिएंट लिख दिया, इनटू एक्स, तीन वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड, और बी वाला मैट्रिक्स इधर से लिख लेते हैं। अपन सब लिख लेते हैं यहाँ पे इकट्ठे, क्योंकि जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ जाए उसका अपन यूज कर लेते हैं। 5 2 -1। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट बना दो मैट्रिक्स को, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6। देखिए 3/3 का और कहीं से भी आसान एलिमेंट नहीं है, तो R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर दो, एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये वाला 5 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, 1 + 1 2, इवन नंबर तो प्लस का साइन 5। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 3 -2 5 6, 3 -2 5 6। ये -1 के सामने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 + 2 3, ऑड नंबर तो माइनस -1, इसका माइनर ले लो। इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को, 2 5 5 6, 2 5 5 6। इसका लास्ट वाला एलिमेंट 4 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, प्लस का साइन 4, इसका माइनर, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 2 5 3 -2, 2 5 3 -2। चलो देखो, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल चल रहा है अपना, ये 5 सामने है, ये क्या हो जाएगा, 3 6 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 को छोड़ दो, 2 3 6, 6 2 12, 6 2 12, माइनस 5 5 25, प्लस 4 इंटू 2 2 -4, माइनस 5 3 50। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 5, 28 में 5 का इंटू करेंगे तो 140, और ये -13 बच जाएगा यहाँ पे, 25 - 12 करेंगे तो -13, और ये हो जाएगा आपका -19, और इंटू 4 करेंगे तो -76। ये 140, और ये दोनों माइनस वाले को प्लस कर लो, 6 + 3 9 8, -89, 89 को माइनस कर लो, 140 में से 10 - 9 करेंगे 1, और ये बचा आपका 13 - 8 करेंगे तो 5, 51 सही है, इज नॉट इक्वल टू
जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। हो गया।